एपिसोड 13। ऋषभ नीचे आकर सेजल से, सेजल तुम घर जाओ प्लीज। आर्यन गुस्से में है। सेजल डरते हुए, वो दादी मिलना चाहती है उनसे, प्लीज एक बार बोल दीजिए। ऋषभ, ठीक है पर एक बार अंदर आ जा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सेजल आज तक कभी भी किसी के घर में नहीं गई थी तो उसे बहुत डर लग रहा था। सेजल, नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप प्लीज बोल दीजिए ना आर्यन जी को। ऋषभ, क्या तुम्हारी दादी को कुछ नहीं मालूम कि आर्यन ने क्यों की तुमसे शादी? सेजल नजरें नीची कर लेती है। नहीं, मैंने उन्हें झूठ बोला है। ऋषभ, क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज, मैंने तो तुम्हें छोटी बहन बोला था ना, मुझे तो बता सकती हो। सेजल रोते हुए हाथ जोड़कर, नहीं बता सकती, प्लीज आर्यन जी को बुला दीजिए। दादी की हालत खराब है, 2 दिन के बाद होश में आई है, वो सिर्फ उनसे ही मिलना चाहती है। ऋषभ, वो नहीं मानेगा। सेजल चुपचाप नजरें किए हुए खड़ी हो जाती है। ऋषभ वापस ऊपर जाकर आर्यन को सारी बात बताता है। आर्यन गुस्से में आकर दूर से ही खड़ा होकर चिल्लाते हुए, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मिलना तुम्हारी दादी से। सेजल रोते हुए हाथ जोड़कर, मेरी गलती की सजा आप प्लीज दादी को मत दीजिए, उन्हें कुछ हो जाएगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए प्लीज। आर्यन, मैं तुम्हारी दादी के सामने कोई झूठा नाटक नहीं करने वाला समझी, तुम जाओ यहाँ से। बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है। सेजल वहां से निकल मेन गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। करीब 1 घंटे बाद आर्यन देखता है कि सेजल अभी भी बाहर खड़ी है। आर्यन अंश से, ये गई नहीं अभी तक। अंश, भाई मना कर रही है, बोल रही है कि दादी आपसे मिले बगैर नहीं मानेगी। ऋषभ, चला जाना, दादी ने क्या बिगाड़ा है तेरा, उनके लिए ही चला जा। आर्यन अंश से, गाड़ी की चाबी दे। अंश, मैं चलूँ भाई। आर्यन, चल। आर्यन अंश के साथ कार में आगे बैठता है। अंश कार गेट के पास रोक कर सेजल से, भाभी बैठ जाइए। सेजल आर्यन को देखती है तो आर्यन मुंह घुमा लेता है। सेजल कार में पीछे बैठ जाती है। घर पहुंच सेजल आर्यन और अंश के साथ दादी के रूम में जाती है। दादी आर्यन को देखते ही अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, सदा सुखी रहो, अच्छा हुआ जो तुमने इसकी शादी उस रोहन से नहीं होने दी, मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम सेजल को पसंद करते, बस यही नहीं मान रही थी। सेजल की तरफ देखते हुए, सेजू तू तो पूरी भीग गई बेटा, जा पहले कपड़े बदल ले, फिर आर्यन के साथ उसके घर जा, मैं करूंगी तुम दोनों की विदाई की रस्म। ये सुन आर्यन सेजल की ओर गुस्से से देखता है। सेजल डरते हुए, दादी पहले आप ठीक हो जाइए फिर देखते हैं ना। दादी ऑर्डर देते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ निर्मला है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आर्यन, दादी सेजल सही कह रही है, आप पहले ठीक हो जा। सेजल की विदाई फिर कभी कर देना, मैं कल भी मिलने आऊंगा आपसे। दादी हाथ जोड़ते हुए, नहीं, अब इसे इस नरक से ले जा तू बेटा प्लीज। आर्यन दादी का हाथ पकड़ते हुए, दादी प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। सेजल की ओर देखे बिना, तुम बैग पैक कर लो, जैसा दादी चाहती है वैसा ही होगा। ये सुन सेजल डर के मारे कांपने लगती है। जी जी बोल सेजल कपड़े अलमारी से निकाल बाथरूम में जाती है। दादी निर्मला को आवाज लगाती है। निर्मला कमरे में आर्यन को देख चौंक जाती है। दादी, उस सेजल की विदाई है, अभी विदाई की तैयारी करो। निर्मला आर्यन को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। निर्मला हंसते हुए, जी अम्मा बोलकर जल्दी से विजय के पास जाकर सारी बात बताती है। विजय, नहीं, अगर एक बार वो यहाँ से चली गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। विजय जल्दी से दादी के पास जाकर, अम्मा एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर सेजल की विदाई कर देंगे। दादी, क्यों? अगर उस रोहन से कल शादी होती तो तू विदाई ना करता इसकी। देख मेरे सामने ये नौटंकी मत कर, विदाई तो आज ही होंगी सेजू की। विजय आर्यन को देख चुप कर रूम से बाहर निकल जाता है। आर्यन, दादी आप रेस्ट करो, मैं बाहर बैठा हूँ, बोलकर अंश के साथ बाहर हॉल में आकर बैठ जाता है, जहां पर विजय माथा पकड़कर बैठा हुआ था। आर्यन उसे देखकर, देख मुझे नहीं पता कि सेजल को यहाँ रखने में तुझे क्या फायदा है और क्या नहीं, और ना ही मुझे कोई शौक है उसे लेकर जाने का, दादी की वजह से ले जा रहा हूँ,
पर एक बात कान खोल कर सुन ले, दादी को कोई दिक्कत आई तो तू मेरे हाथ से जाएगा। मैं बड़े छोटे का लिहाज उसकी आदत के हिसाब से करता हूँ, और तेरी आदत देख कर तेरा लिहाज करने का मन करता है, ना मुझसे इज्जत निकलती है। दादी से मिलने कोई ना कोई रोज जरूर आएगा। विजय ठीक है। थोड़ी देर में दादी सेजल को लेकर आती है। आर्यन दादी से मिलकर जाकर कार में बैठ जाता है। अंश सेजल का सामान लेकर कार में रखता है। सेजल पीछे बैठती है। अंश कार ड्राइव करता है। पूरे रास्ते आर्यन सीट पर आंखें बंद किए बैठा रहा। आज उसको एक गिल्ट खाए जा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस सेजल की आंखों में वो मुस्कान देखना चाहता था, आज उसी की वजह से उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। आर्यन सेजल से नफरत करने की कोशिश तो कर रहा था, पर नफरत कर नहीं पा रहा था। उसे कहीं ना कहीं सेजल की कोई मजबूरी तो नजर आ रही थी, पर उसका गुस्सा इस वक्त बहुत ज्यादा था जो उस मजबूरी को समझना नहीं चाहता था। आर्यन को गुस्सा इस बात का था कि उसने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, जो शायद किसी भी लड़के के लिए जिसने कभी किसी के बारे में गलत ना सोचा हो बहुत बड़ी बात होती है। आर्यन के लिए भी यही बात थी। लोग उसे गुंडा कहते, मवाली कहते, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अगर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए तो उसका मुंह नोच लेता था। तीनों घर पहुंचते हैं। आर्यन कार से उतरकर सीधा अंदर जाकर पीछे वाले कमरे में बैठ जाता है। अंश भी पीछे पीछे आ जाता है। सेजल कार में ही बैठी रहती है। अंश भाई, भाभी। आर्यन चिढ़ते हुए, ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है। अंश भाइयों, अब मानो या ना मानो, रिश्ता तो बन चुका है आपका और उनका, तो हम तो भाभी ही बोलेंगे। आर्यन कुछ नहीं बोलता। ऋषभ अंश से, क्या हुआ वहाँ। अंश, भाभी कार में बैठी है, दादी ने साथ में भेजा है विदाई करके। ऋषभ, वो कार में क्या कर रही है, जा अंदर ले आ। आर्यन, जा उसे ऊपर भेज दे। ऋषभ अंश के साथ सेजल के पास आता है। अंश सेजल का सामान लेकर ऊपर जाता है। ऋषभ, सेजल आ। सेजल डरते डरते कार से उतर ऋषभ के साथ अंदर जाती है। ऋषभ ऊपर ले जाकर पीछे वाले कमरे को दिखाकर, तुम यहाँ आराम से रह लेना। आर्यन तो यही बाहर दीवान पर सो जाता है। उसके कपड़े यही रखे हुए हैं, उसे जरूरत होगी तो मांग लेगा। इधर किचन है, कुछ चाहिए हो तो बता देना, और अगर कुछ सामान मंगवाना हो तो नीचे अंश, विवेक और विक्रम रहते हैं। उन तीनों को कभी भी कोई भी काम बता सकती हूँ। तो अभी जा रहा हूँ अपने घर, माँ आ गई है, आज गांव से तो वहीं पर रहूंगा, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। ऋषभ सेजल के सिर पर हाथ रखते हुए, कोई भी दिक्कत हो तो बड़ा भाई समझकर मुझे बता सकती हो। मुझे पता है तुमने जो भी किया कुछ ना कुछ मजबूरी में किया है। आर्यन भी ये बात जानता है, पर अभी गुस्सा है, इसलिए कुछ समझना नहीं चाहता। पर जब एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूँ। और हाँ, आर्यन का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुमने जो भी इल्जाम लगाया वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ये इल्जाम कोई और लड़की ने लगाया होता तो उसको अच्छे से सबक सिखाता, पर यह इल्जाम तुमने लगाया तो वह अंदर से टूट चुका है, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को इतनी अहमियत दी थी, पहली बार किसी लड़की से प्यार किया था। तो उसे वक्त लगेगा सब समझने के लिए। जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो, बोल कर वहां से चला जाता है। ऋषभ आर्यन के पास नीचे जाकर बैठ जाता है। ऋषभ, क्या सोचा है तूने। आर्यन, किस बारे में। ऋषभ, सेजल के बारे में। आर्यन, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज ऋषभ, चल फिर ठीक है मैं चलता हूँ। आर्यन, कहाँ जा रहा है। ऋषभ, यार अब माँ गई है तो अब तो रात को जाना ही पड़ेगा, घर पर ही सोऊंगा ना, अब तो फिर माँ अकेली भी है। आर्यन, ठीक है चल मैं चलता हूँ छोड़ने। ऋषभ, मैं चला जाऊंगा, तू आराम का, बोल कर ऋषभ चला जाता है। आर्यन वही अंश, विक्रम और विवेक के साथ नीचे ही सो जाता है। सेजल वही रूम में एक कोने में बेड के पास बैठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच सोच कर रो रही है। सेजल अपने बैग से अपनी मम्मी पापा की फोटो निकल उनसे बात करती है। आज आपकी बेटी की शादी हो गई, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों, गलती तो की है, मैंने तो सजा के लिए भी तैयार हूँ। खुशी इस बात की है
कि मैं उस भूखे भेड़िए रोहन से बच गई, पर मैंने आर्यन जी को बहुत दुखी किया है। आप जानते हैं ना, अगर मैं ये ना करती तो वो सब मिलकर दादी को मार देते। बोलते हुए फुट फुट कर रोने लगती है। सेजल अपने बैग से अपनी मम्मी पापा की फोटो निकाल उनसे बात करती है। आज आपकी बेटी की शादी हो गई। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों? आपको तो पता होगा ना कि मेरे साथ अच्छा हुआ या गला। आप तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना। मेरी गलती के लिए आप तो मुझे माफ करेंगे ना। गलती तो की है, मैंने तो सजा के लिए भी तैयार हूँ। खुशी इस बात की है कि मैं उस भूखे भेड़िए रोहन से बच गई, पर मैंने आर्यन जी को बहुत दुखी किया है। आप जानते हैं ना, अगर मैं ये ना करती तो वो सब मिलकर दादी को मार देते। बोलते हुए फुट फुट कर रोने लगती है। फ्लैशबैक, रोहन आर्यन के पास से निकलकर सीधा सेजल के घर पहुंचा। सेजल छत पर थी। निर्मला, विनय और विजय बाहर हॉल में बैठे हुए थे। रोहन गुस्से से, ये आर्यन का क्या चक्कर है? यह सुनते ही विजय, विनय और निर्मला तीनों एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। विनय अनजान बनते हुए, कौन आर्यन? रोहन, एआर एसोसिएट का माली। आर्यन भाई के नाम से जो फेमस है। विनय, वो मैंने उससे पैसे लिए हुए थे पर अब तो दे दिए, क्यों, क्या हुआ? अनजान बनते हुए, रोहन, बाल बाल बच गया। उसका सेजल से क्या कनेक्शन है? विजय, हुआ क्या है यह तो बताओ। रोहन उन्हें सारी बात बताता है। तीनों अनजान बनते हुए, अच्छा, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। रोहन तीनों को घूर कर देखते हुए, देख लो तुम तीनों मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे। विनय, यार तेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे क्या? हाँ। रोहन गुस्से में, सेजल कहाँ है? निर्मला, छत पर कपड़े सुखा रही है। सेजल छत पर कपड़े सुखा रही थी कि तभी रोहन ने पीछे से आकर सेजल के बाल पकड़कर नीचे खींचते हुए ले गए। सीधा निर्मला और विजय के सामने लाकर पटकता है। रोहन, आर्यन से कब से चक्कर चल रहा है तेरा? सच बता। सेजल डरते हुए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहन, तो क्यों लेकर गया था तेरा यार मुझे? सेजल रोते हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। रोहन सेजल के पास नीचे बैठ उसके बाल पीछे की तरफ खींचते हुए, देख, तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। तू कुछ भी कर ले और मैं तुझे उस आर्यन का नहीं होने दूंगा, समझ? तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दूर रह उस आर्यन से। सेजल डरते हुए, मैंने कुछ नहीं किया है। रोहन, एक बात कान खोल कर सुन ले, अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। रोहन, जा अपने कमरे में। सेजल जल्दी से उठकर भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रोहन निर्मला से, यह किसी भी कीमत पर इस घर से बाहर निकलनी नहीं चाहिए, छत पर भी नहीं। निर्मला, ठीक है। रोहन, जहाँ तक मैंने पापा से आर्यन के बारे में पता किया है, वो एक नंबर का गुंडा मवाली है। वह पूरी कोशिश करेगा इस शादी को रोकने की। विजय, तो अब क्या करना है? रोहन, कुछ तो ऐसा जुगाड़ करूंगा कि शादी के आसपास वाले दिनों में आर्यन इस शहर में ही ना हो। बोलकर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद निर्मला सेजल के पास जाकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। निर्मला, एक काम कर रोहन अभी थोड़ी देर में आएगा। उसके साथ पुलिस स्टेशन जा और आर्यन के खिलाफ कंप्लेंट कर कि उसने तेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी है। सेजल यह सुनकर चौंकते हुए, पर चाची उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। निर्मला, हमें पता है, पर तुझे कंप्लेंट करनी है। सेजल, नहीं, मैं ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी, यह गलत है। निर्मला सेजल को एक जोर के चांटा लगाती है। सेजल वहां से दूर जाकर गिर जाती है। तू मुझे जवाब देगी? मैंने तुझसे पूछा नहीं है कि तेरा मन कर रहा है या नहीं। तुझे पुलिस स्टेशन जाना है और कंप्लेंट करनी है, ताकि वह कम से कम 1 हफ्ते तक जेल में रहे और उसे बेल ना मिले, ताकि तेरी और रोहन की शादी आराम से हो सके। सेजल डरते हुए, चाची, आर्यन जी शादी में कुछ भी नहीं करेंगे। निर्मला, अच्छा जी, तुझे अपने यार पर इतना यकीन है? सेजल रोते हुए, ऐसी बातें मत कीजिए। इतने में रोहन सेजल को एक चाटा मारता है। तुझे बोला है ना, चुपचाप मेरे साथ चल और उसके खिलाफ कंप्लेंट का। सेजल डरते हुए, पर हिम्मत से नहीं, मैं ऐसा कोई भी गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगी। रोहन सेजल के बाल पीछे की तरफ खींचते हुए, बड़ा याराना हो रहा है तेरा आजकल उसके साथ। शादी के बाद तो तेरी पूरी आशिकी निकालूंगा। अभी तो तू वही करेंगी जो मैंने बोला है। सेजल, नहीं, मैं ऐसा कोई भी झूठी कंप्लेंट नहीं करूंगी। उनूपा,
रोहन गुस्से में निर्मला से 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर इसे कैसे भी करके मनाओ कि ये कंप्लेंट कर दे। यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। निर्मला गुस्से से इसको तो मैं सीधा करती हूँ। रोहन गुस्से में वहां से निकल जाता है। निर्मला विजय की बेल्ट से सेजल को खूब मारती है, पर इस बार सेजल टस से मस नहीं होती। उसके हाथ पैर छिल जाते हैं, पर वह साफ मना करती है कि वह कोई भी गंदा इल्जाम आर्यन पर नहीं लगाएगी, उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाएगी। रात को दादी से सेजल अपने घाव छिपाती है। वो दादी को कुछ भी नहीं बताती, वरना दादी भी परेशान हो जाती। आखिर में निर्मला और विजय को सिर्फ एक ही आइडिया सूझता है। विजय रोहन को फोन कर देते हैं। रोहन अपने साथ एक नर्स लेकर आता है। रोहन कमरे में आता है। रोहन दादी को देखते हुए, दादी जी कैसी है आप? दादी, आज बड़ा ख्याल आ रहा है मेरा। रोहन, कुछ नहीं है, अंकल ने आपकी दवाइयाँ मंगवाई थी तो बस वही लाया था। रोहन दादी को दवाई देता है। दादी वो दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सो जाती है। रोहन सेजल से, सुन, अब तेरी दादी होश में नहीं आएगी। यह सुनते ही सेजल फटी आंखों से रोहन को देखती है। अगर कल दोपहर तक तेरी दादी को इस दवाई का एंटीडोट नहीं दिया तो तेरी दादी पहुंची पर लो। सेजल रोते हुए, यह क्या क्या किया तुमने? रोहन, तो चल फिर मेरे साथ, लिखवा कंप्लेन। मैं बाहर बैठा हूँ, तेरा वेट कर रहा हूँ, सुबह तक का तेरे पास टाइम है। रात भर में तेरी दादी को होश आ गया तो ठीक, जो कि होने वाला नहीं है, वरना कल सुबह तक तेरी दादी को एंटीडोट देना पड़ेगा। तेरे पास का सुबह तक का टाइम है, सोच ले यार, चाहिए या दादी? यह बोल कर चला जाता है। सेजल दादी को उठाने की कोशिश करती है, पर दादी नहीं उठती। सेजल पूरी रात रोती रहती है। सुबह उठकर बाहर आती है। सेजल, चाची, मैं आर्यन जी के खिलाफ कंप्लेंट करवाने के लिए तैयार हूँ। निर्मला खुश होते हुए, यह फैसला सही किया तूने, बोलकर रोहन को फोन करती है। रोहन घर आकर सेजल को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और उसी इंस्पेक्टर को कुछ पैसे देकर कंप्लेंट लिखने को बोलता है। रोहन ने उसे भी पैसे दिए हुए थे, इसलिए झूठ बोलता है कि सेजल अकेले कंप्लेंट करने आई थी। यह काम रोहन ने उसे करने को बोला था ताकि आर्यन की नज़रों में सेजल को गलत साबित कर सके। सेजल कंप्लेंट लिखवा कर आ जाती है और थोड़ी देर बाद आर्यन आता है, उसके साथ झगड़ा करता है। सेजल आर्यन के जाने के बाद रोहन के पास जाकर, अब तो दादी को इंजेक्शन दे दो प्लीज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया है। रोहन, ठीक है, बुलाता हूँ, पर एक बात याद रखियो, कभी भी ये बात कि हमने आर्यन के खिलाफ तुझसे कंप्लेंट लिखवाई है, किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना दोबारा से तेरी दादी को कुछ भी हो सकता है। सेजल, नहीं बताऊंगी, पर अभी दादी को दवाई दीजिए प्लीज। रोहन नर्स को कॉल करके बुलाता है और उसको इंजेक्शन देते हैं। क्योंकि दादी ने अपनी भी दवाइयाँ नहीं खाई थी, इसलिए दादी को वो दवा कुछ ज्यादा ही नुकसान कर जाती है। दादी को 24 घंटे तक होश में लाने की कोशिश करते हैं। सेजल बेहोश दादी के पास एक कोने में बैठी हुई थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। रात को सबके सोने के बाद उसने अपनी मम्मी के गहने निकाले और चुपके से घर से निकल गई। वो डरते डरते अंधेरी रात में स्टेशन पहुंची और जाकर अपनी कंप्लेंट वापस लेने को बोला। ये इंस्पेक्टर थोड़ा लालची था। आर्यन और रोहन से भी पैसे लिए थे, वो ऐसे नहीं माना। सेजल ने अपने सारे गहने उसे देकर कंप्लेंट वापस लेने को कहा। इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट वापसी पर सेजल के साइन करवा लिए। सेजल ने हाथ जोड़कर विनती की कि यह बात किसी को भी ना बताए, इसलिए इंस्पेक्टर ने आर्यन को बोला कि तुम्हारी बेल हुई है, और आर्यन को लगा कि विक्रम या अंश में से किसी ने बेल करवाई है। फ्लैशबैक खत्म। सेजल रोते रोते नीचे फर्श पर ही सो जाती है। सुबह ऋषभ आकर आर्यन को उठाता है। आर्यन, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों उठा रहा है? ऋषभ, ये बता, तूने रात को कुछ खाया? आर्यन, नहीं, भूख नहीं थी। ऋषभ, तो सेजल को भी नहीं दिया होगा। आर्यन, उसे क्या पूछना है, ऊपर ही किचन है, अपने आप बना कर खा लेगी। ऋषभ, जा ऊपर देख कर आ सेजल को। आर्यन, तेरा दिमाग खराब है। ऋषभ, जाना यार आर्यन, तू ही देख, आ जाकर इतना बड़ा भाई बनने का शौक हो रहा है। मेरे साथ जो भी उसने किया वो तुझे याद नहीं है क्या? ऋषभ, देख, वो सब बात अलग है। अभी वो वैसे ही डरी हुई रहती है, और यहाँ पर हम सब लड़के हैं,
तो तू जाएगा तो सही है। हमारा सही नहीं लगता। आर्यन मैं नहीं जा रहा। ऋषभ अब मेरी बात भी नहीं मानेगा। आर्यन बस तू हर बार ऐसे ही ब्लैकमेल किया कर मुझ। ऋषभ मुस्कुराते हुए जाना या। आर्यन गुस्से में ऊपर आता है तो उसे सेजल कहीं नहीं दिखती। आर्यन रूम में जाकर देखता है तो सेजल नीचे फर्श पर ही गिरी हुई थी। आर्यन जल्दी से जाकर सेजल को उठाता है तो वो बेहोश थी। आर्यन घबराते हुए सेजल सेजल करके उसके गाल थपथपाता है। सेजल कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती तो आर्यन चिल्लाते हुए ऋषभ अंश जल्दी ऊपर आ। सब जल्दी से भागकर ऊपर जाते हैं तो सेजल को ऐसे देखे पहले तो घबरा जाते हैं। ऋषभ अंश से जा जल्दी पानी लेकर आ। अंश जल्दी से पानी लेकर आता है। ऋषभ सेजल के ऊपर पानी के छींटे डालता है तो सेजल धीरे आंखें खोलती है। सेजल जैसे ही आंखें खोलती है खुद को आर्यन के पास पाकर एकदम से घबरा जाती है। आर्यन झटके से दूर होता है। सेजल को सारी बात याद आती है कि जब वह सुबह उठी थी तो उठते ही उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई थी। ऋषभ उसे बैठा कर पानी पिलाता है। ऋषभ ठीक हो। सेजल हाँ जी ऋषभ तुमने कब से खाना नहीं खाया। सेजल नजरें नीची कर कोई जवाब नहीं देती। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। आर्यन चिल्लाते हुए तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा वो कुछ पूछ रहा है। सेजल एकदम से घबरा जाती है। वो परसों ये सुन सब एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं। ऋषभ विवेक जा पहले कुछ खाना ऑर्डर कर दे। विवेक ठीक है भाई। ऋषभ सेजल को वहां बैठा कर आर्यन को बाहर लेकर आता है। पीछे पीछे सब दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। ऋषभ आर्यन से थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता क्या। आर्यन कुछ ना बोलकर वहां से नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में विवेक सेजल को खाना देकर आता है। सेजल खाना खाकर नहाकर तैयार होकर बैठ जाती है। उसे सब अजीब लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर में आर्यन ऊपर रूम में आता है। अलमारी से कपड़े निकालने लगता है तो वहां पर साइड में सेजल के कपड़े एक बैग में रखे देख पहले तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है पर फिर अगले ही पल उसको सेजल का लगाया हुआ गलत इल्जाम याद आ जाता है। सेजल के कपड़े वाला बैग उठाकर अलमारी से बाहर सेजल के सामने फेंक देता है। गुस्से से सेजल से अपना घर समझने की गलती मत करना। उस अलमारी में रखो अपना सामान समझी। सेजल डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन अपने कपड़े निकाल कमरे से बाहर जाने लगता है। सेजल वो दादियों आर्यन बिना सेजल की तरफ देखे थोड़ी देर में अंश को भेज रहा हूँ वो मिल आएगा। सेजल क्या मैं भी। आर्यन पहले तो मना करने लगता है पर सेजल की आवाज में उसे दर्द फील होता है। ठीक है चली जाना बोलकर नीचे चला जाता है। नीचे बाथरूम में नहाकर तैयार हो आर्यन बाहर आता है तो बाहर डंडा लिए हुए ऋषभ की मम्मी खड़ी थी। पास में अंश विवेक विक्रम और ऋषभ चुपचाप बैठे हुए थे। आर्यन ऋषभ की मम्मी के पैर छूते हुए आंटी नमस्ते। ऋषभ की मम्मी एक डंडा आर्यन की पीठ पर मारती है। आर्यन चीखते हुए एकदम पीछे होता है। आर्यन पीठ सहलाते हुए आंटियों आशीर्वाद की बजाय गांव से डंडा लेकर आए हो क्या। ऋषभ की मम्मी आर्यन को घूरते हुए तूने किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली। आर्यन ये सुन ऋषभ की ओर देखता है। ऋषभ की मम्मी आर्यन से उसे क्यों देख रहा है। हमारे पूरे मोहल्ले में यही बात हो रही है। आज उस लड़की की शादी थी तूने कल उससे जबरदस्ती शादी कर ली। तुझे शर्म नहीं आई। अंश बात बीच में काटते हुए नहीं आंटी भाई उसको पसंद करते थे। ऋषभ की मम्मी अंश को घूरते हुए तो उस लड़की की मर्जी जाने बगैर कैसे शादी कर ली इसने। सेजल इतनी आवाजें सुन नीचे आ जाती है। ऋषभ की मम्मी सेजल को देखते ही बेटाओ इधर आ। सेजल ऋषभ की तरफ देखती है। ऋषभ पलके झपका कर हाँ में जवाब देता है। सेजल डरते डरते ऋषभ की मम्मी के पास जाती है। ऋषभ की मम्मी सेजल को एक तरफ बैठाते हुए देख सच सच बता इसने तुझसे जबरदस्ती शादी की है ना। आर्यन की तरफ देखते हुए सेजल एक पल को डर जाती है फिर ना में सिर हिलाते हुए नहीं। ये सुन सब सेजल को चौंकते हुए देखते हैं। ऋषभ की मम्मी आर्यन को देखते हुए इससे डरने की जरूरत नहीं है। तू मुझे बता इसने तुझसे जबरदस्ती शादी करी है ना। सेजल नहीं आंटी जी ऋषभ की मम्मी पर बात तो यही हो रही है कि आज तेरी शादी थी। सेजल डरते डरते वो चाचा चाची जबरदस्ती करवा रहे थे।
ऋषभ की मम्मी आर्यन को देख खुश होते हुए तूने सही किया, मैंने तो तुझे बेफालतू में डंडा मार दिया। चल इधर आ। अब आशीर्वाद ले। आर्यन और सेजल ऋषभ की मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।